हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम सीबीएसई बोर्ड के अनुसार क्लास 12th म्यूजिक वोकल का सिलेबस करने जा रहे हैं। यह आपका न्यू अपडेटेड सिलेबस है। 2021-22 का टर्म फर्स्ट का सिलेबस है। ये फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है, सारे की सारी डेफिनेशन है। अलंकार, आलाप, तान, मीन, गमक, ये सभी डेफिनेशन जो है आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका इतना ही है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस नोट्स की जो पीडीएफ है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका साधारण अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण से स्त्री की शारीरिक सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से गायन और वादन की शोभा जो है बढ़ जाती है। अलंकार को पलटे के नाम से भी जाना जाता है। अलंकार का जो दूसरा नाम है वो है पलटे। अब हम पढ़ते हैं अलंकार की परिभाषा क्या है। संगीत में गायन और वादन को सजाने वाला स्वर समूह जो है अलंकार कहलाता है। तो ऐसा स्वर समूह जो गायन और वादन दोनों को सजाए वो आपका क्या कहलाता है, अलंकार। इसके अलावा आप सेकंड डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं। साधारण शब्दों में नियमित स्वर समूह को अलंकार कहते हैं। जो डेफिनेशन आपको इजी लर्न हो आप वही कर सकते हैं। अलंकार का उदाहरण देखते हैं। आरोह, सारे गामा पाधा निसा, अवरोह, साने धापा मागा रेसा, ये अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपके अलंकार के प्रकार। अलंकार के जो है आपके 4 प्रकार होते हैं। सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्धजटिल अलंकार और मेरुखंड अलंकार। अलंकार के नियम क्या है वो पढ़ते हैं। अलंकार में आरोह तथा अवरोह का होना आवश्यक है। मतलब अलंकार में आरोह और अवरोह दोनों ही होते हैं। ऐसा आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, जैसे आरोह और अवरोह। अवरोह क्या होता है, स्वरों का चढ़ता क्रम होता है। स्वर जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो आपका आरोह क्रम होता है। अवरोह में स्वर जो है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। मतलब स्वर की जो आवाज है वो स्टेप बाय स्टेप जो है नीचे होती आती है। नेक्स्ट अलंकार का नियम है। अलंकार में जो स्वर है एक नियमित क्रम से होते हैं। ठीक है, तो अलंकार का सबसे बड़ा नियम है कि जो स्वर है आपके क्रम से ही रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट है आपका अलंकार शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त कोमल और तीव्र स्वर लगाकर भी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद है अलंकार का महत्व क्या है। तो अलंकार के अभ्यास से स्वर ज्ञान जो है बढ़ जाता है। अलंकार के अभ्यास से कंठ सज जाता है, कंठ निखर जाता है। अलंकार के अभ्यास से वादक की उंगलियां अपने साज के लिए सज जाते हैं। मतलब साज पर जो उंगलियां हैं वो सज जाते हैं। अलंकार के अभ्यास की आवश्यकता केवल संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों को ही नहीं, यानी कि जो स्टार्टिंग में म्यूजिक सीखते हैं ऐसे विद्यार्थियों को ही जरूरत नहीं रहती अलंकार की। अंत तक मतलब इन अलंकारों का जो है अभ्यास किया जाता है। अपितु संगीत के इस अभिन्न अंग की हमेशा आवश्यकता होती है। तो अब हम पढ़ेंगे आलाप की परिभाषा। आलाप राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को जो है आलाप कहते हैं। राग के स्वरों को उसके वादी, संवादी तथा विशेष स्वर समुदाय को ध्यान में रखकर जो है विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। आलाप में जो स्वरों का विस्तार है, आलाप जब गाए जाते हैं तो इसको ज्यादातर जो है विलंबित लय में गाया जाता है, धीमी गति में गाया जाता है और विलंबित लय में ही आलाप जो है निखर के आते हैं। आलाप को आवश्यकता अनुसार वर्ण, गमक, अलंकार, खटका, मुर्की, मीन आदि से जो है विभूषित करते हैं। इन्हीं मुर्की, मीन, खटका अलंकारों के द्वारा जो आलाप को सजाया जाता है। गायन में आलाप के 2 प्रकार हैं, एक तो आकार में और दूसरा है नोमतोम। नोमतोम के आलाप में क्या होता है, त, न, दे, रे, इस तरीके के शब्द होते हैं जो बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आलाप की परिभाषा। अब पढ़ेंगे हम तान की परिभाषा। तान का शाब्दिक अर्थ है तानना या फिर विस्तार करना। राग के स्वरों को द्रुत लय यानी कि तेज गति में प्रस्तुत करने को जो है तान कहते हैं। तान और आलाप समानता एक जैसे होते हैं। तान और आलाप में जो है ज्यादा अंतर नहीं होता। तान में जो गति है वो आपकी तेज रहती है स्वरों की, और आलाप में जो गति है वो विलंबित रहती है। तो यही अंतर है। आलाप और तान में केवल गति का अंतर होता है। और वाद्य में प्रयोग की जाने वाली तानें जो है आपकी तोड़ा कहलाती हैं। तानों के कई प्रकार होते हैं, इसमें सारे नाम बताए हुए हैं। जो आपको इजी लगे 4-5 नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, तानेदार तान, स्पाट तान, अलंकारिक तान, गमक की तान, फिरत की तान, छूट की तान, बराबर की तान,
लड़त की तान, जबड़े की तान, अचरक की तान, गिटकरी की तान, झटके की तान। ये सारी आपकी तानों के प्रकार हैं। इसको आपको सारे तानों के प्रकार करने की जरूरत नहीं है, कोई 4-5 जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मींड की परिभाषा। किसी भी 2, 3 या फिर 4 स्वरों को बिना खंडित किए, खंडित मतलब तोड़े, तो बिना तोड़े इस तरीके से गाने बजाने को जो है मींड कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं अटूट ध्वनि में एक स्वर को दूसरे स्वर तक जाने को जो है मींड कहा जाता है। मींड दर्शाने के लिए हम स्वरों के ऊपर उल्ट अर्धचंद्राकार बनाते हैं। जैसे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, मान लो हमें सा से माँ तक जो है मींड लेनी है, तो इसके ऊपर क्या बना होगा, अर्धचंद्राकार, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सा से माँ तक मींड लेते समय हमें एक बात जो है ध्यान रखनी होती है। मान लो हम सा से लेकर माँ तक जा रहे हैं, तो बीच में आपके 2 स्वर आए, रे और गा, तो हमें रे और गा को इस तरीके से स्पर्श करना है कि जो हमारी आवाज है वो टूटे भी नहीं और रे और गा के स्वर जो है लग जाए, और हम इस तरीके से सा से माँ तक हम पहुंचे रे और गा के स्वरों को स्पर्श करके, और आवाज जो हमारी टूटनी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए मींड में। तो देखो, सा से माँ तक मींड लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श होता है, तो बीच के स्वर क्या है, रे और गा। इसी तरीके से आप सा और पा की भी मींड ले सकते हैं, फिर आपके 3 स्वर हो जाएंगे बीच में, रे ग म। ठीक है, तो परंतु वे अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींड भारतीय संगीत की एक विशेषता है। तो ये मींड की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। मींड जो है 2, 3, 4 कितने भी स्वरों की जो है मींड ली जा सकती है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो बीच के स्वर हमें इस तरीके से गाने होते हैं कि आवाज जो हमारी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट परिभाषा लास्ट हमारी जो आज की है वो है गमक की परिभाषा। गमक का जो प्रयोग है प्राचीन काल में भी हुआ और आधुनिक काल में भी हो रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि गमक, प्राचीन काल में तो हम गमक को गमक के नाम से ही जानते थे, लेकिन आधुनिक काल में जैसे कि अभी हमने मींड की परिभाषा पढ़ी, तो आजकल जो है गमक को जो है अलग अलग नामों से जाना जाने लगा है। तो आइए पढ़ते हैं गमक। गमक जो है स्वर के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त के लिए सुखदायी होता है। चित्त यानी कि हृदय। ठीक है, तो श्रोतागण के लिए जो चित्त के लिए सुखदायी हो वो आपका गमक कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब हम हृदय से जोर लगाकर गंभीरता पूर्वक कुछ कंपन के साथ स्वरों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम गमक कहते हैं। आधुनिक समय में गमक का जो प्रयोग है मींड, आंदोलन, जमजमा, सूत, कर्ण आदि नए नामों के रूप में जो है गमक का प्रयोग किया जा रहा है। तो दक्षिण संगीत में जो गमक के प्रकार है वो आपके 10 हैं। आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिपुच, आंदोलित या और 10वां है आपका मूर्छना। ये थी आपकी दक्षिण संगीत की बात। अब हम बात करेंगे कि प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार माने गए, 15। प्राचीन काल में जो गमक के प्रकार है वो 15 माने गए, या फिर संगीत रत्नाकर के अनुसार भी चले तो भी गमक के जो है 15 प्रकार माने गए हैं। बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे हिंदुस्तानी संगीत के अनुसार जो है गमक के 15 प्रकार माने गए हैं, और दक्षिणी संगीत यानी कि कर्नाटक का जो संगीत है वहां पे गमक के जो है 10 प्रकार माने गए। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे प्राचीन काल में हिंदुस्तान में जो माने गए, यानी कि उत्तर भारतीय संगीत में जो माने गए। तो आइए पढ़ते हैं इनके नाम। कंपित, स्फुरित, आहत, आंदोलित, प्लावित, उल्लासित, त्रिभिन्न, त्रिफलित, हुंफित, लीन, मुद्रित, कुरोला, नामित, मिश्रित। थैंक यू। आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक के जो MCQ है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर अप करवाऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस नोट्स की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है मिल जाएगा। थैंक यू।